कई मायनों में बदल रही है और कई मामलों में, अधिकतर मामलों में यह दुनिया, खास करके दुनिया को चलाने वाले लोग ही इस दुनिया को खत्म करने पर तुले हुए हैं। यह बहुत अजीबोगरीब टर्म लगेगा, लेकिन वैज्ञानिकों के साथ साथ जो हुक्मरान हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि दुनिया गर्म हो रही है, पूरी दुनिया गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। हम आपके साथ चीजों को समझने समझाने के लिए जो देशज टर्म है उसकी बात कर रहे हैं। समुद्र गर्म हो रहा है, क्या होगा भाई? हम जो देख रहे हैं कि हमारी नदियां सूख गई, जंगल गायब हो गए। हमारे यहां रांची अगर पार्टिकुलरली लें तो यहां जो टेम्परेचर होता था उस टेम्परेचर से कई गुना, सवा गुना से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। गर्मी में बरसात, बरसात में ठंड, ठंड में बरसात। कभी पानी बरस रहा है, कभी नहीं बरस रहा। पानी बरस रहा है तो अपने साथ मौत का तांडव भी ला रहा है। यह क्यों हो रहा है? कोरोना से हमने सीखा कुछ क्या? जिस कोरोना ने, जो इनविजिबल था, अदृश्य था, उस वायरस ने पूरी दुनिया को ऐसा डरा दिया कि लोग अपने ही पिता, पत्नी, बच्चों से अलग हो गए। डर लगने लगा कि उसको कोरोना हो गया या हमको हो गया है तो उसको हो जाएगा। क्यों आया कोरोना? कैसे आ गया? क्यों समुद्र गर्म हो रहा है? जो लोग जंगलों को बचा रहे हैं, जो लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी मिल्कियत बनाए रखने के लिए है? अपने को तोप साबित करने के लिए रखा हुआ है? नेतागिरी करने के लिए कर रहे हैं? या सचमुच में जल जंगल जमीन के बचने से ही आदमी बचेंगे और जीव जंतु बचेंगे? यह बात तो तय है कि सिर्फ आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। आदमी के साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु जिंदा रहेंगे। जीव जंतु और पेड़ों के साथ ही आदमी जिंदा रह सकता है, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर कोई नहीं जी सकता है। कमाल देखिए नेचर का कि हम जिसको सबसे खराब मानते हैं, जिससे दम घुटने लगता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड नाक से छोड़ते हैं और हमारे पेड़ पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जंगलों को बचाए रखने कितनी कोशिश, ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। जंगलों के जाने की वजह से हमारी नदियां मर रही हैं। नदियों में पानी नहीं रहेगा तो जीवन के जो मूलभूत जरूरतें हैं, जिसके चलते जीवन चलता है, पानी, हवा और पानी नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो सिर्फ नदी का पानी नहीं है, वह ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करता है। गड्ढों में लगता है कि भाई घर बना लेना कोई अपराध थोड़े है, गड्ढों में पानी लगता है। अरे उस गड्ढे से पानी रिचार्ज होता है। हम डीप बोरिंग करके पानी पर पानी निकाले जा रहे हैं, हमारा पानी बोतल में बंद करके दूसरे को बेच दे रहे हैं। हम जीवन को आसान बनाने के लिए कई सारे टेक्नोलॉजी लेकर के आए, कई सारे प्रोडक्ट लेकर के आए, जिसमें एक प्लास्टिक भी है। यह प्लास्टिक कैसे हमारे लिए कैंसर का जनक बन गया है, किस ढंग से हमारे ग्रोथ को रोक रहा है, भावी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, कैसे वो ब्रेन में घुस रहा है, बीच बहस में आज के दिन हम चर्चा करेंगे मौसम के बदलते मिजाज पर। क्या कारण है कि मौसम का मिजाज बदल रहा है? आए दिन तूफान आ रहा है। इतना खूबसूरत खूबसूरत नाम होते हैं तूफानों के, इस करने का मन हो जाए, लेकिन ये कितनी बर्बादी कर जाते हैं, अरबों खरबों की, कितने जीव जंतुओं का नुकसान कर जाते हैं, यह पता नहीं चलता है।
यह पता नहीं चलता है कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु के मरने से हमारे भावी पीढ़ी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या नुकसान हो सकता है। हम कोशिश करेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझने की, यह भी समझने की कि जंगल के होने का क्या मतलब है, यह भी समझने की कि प्लास्टिक के होने और नहीं होने का क्या मतलब है। प्लास्टिक के होने की वजह से प्लास्टिक को मेंटेन करके रखना, हटाना, नहीं होने की वजह से गिद्ध तो मर ही गए। अब गिद्ध संरक्षण योजना हम चला रहे हैं। गिद्ध के नहीं होने का क्या नौबत हो सकता है, यह समझ सकते हैं जब हम गिद्ध को बचाने के लिए अरबों खरबों की पूरे देश में योजना चला रहे हैं कि गिद्ध होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इससे चीजें समझ में आ जाएंगी। खुद जियो, औरों को भी जीने दो, इसी से दुनिया बचेगी। आइए हम एक्सपर्ट्स के साथ परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉली कृष्णन, जो एनवायरनमेंट के साथ साथ प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं उसके नुकसान पर काम कर रही हैं। इनकी संस्था का नाम है ब्रेनोलॉजी साइंटिफिक एकेडमी ऑफ झारखंड। उनके साथी हैं, इसी के मेंबर हैं आमोस प्रशांत टोपनो, जिन्होंने जेएनयू से एमएससी लाइफ साइंस में किया है और कैंसर पर भी काम किया है। हमारे साथ हैं शेखर। शेखर ने बहुत सारे काम किए हैं, अलग अलग फील्ड में। चित्रकार भी हैं, कलाकार भी हैं, पत्रकार भी हैं। इसके अलावा जंगल बचाओ आंदोलन में और उसको डॉक्यूमेंटेशन करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। शेखर जी, आप ही से मैं आरंभ करूं। जंगल होने का मतलब, जंगल नहीं होने का मतलब, और पूरी दुनिया में जो मौसम का मिजाज बदल रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, जंगल होने का मतलब जो है वो बहुत एक सुखद आभास है, क्योंकि जंगल में जब जाते हैं, कोई भी आदमी जाता है सुकून पाने के लिए कहाँ जाता है? वो जंगल जाता है। जंगल जाते ही उसकी आंखों में सुकून मिलता है, वो सांस, गहरी सांस लेने लगता है और उसको ऊर्जा से भर देता है उस व्यक्ति को। लेकिन इन दिनों जो है विकास के नाम पे जो लगातार जो है कि वृक्ष को काटा जा रहा है सड़क निर्माण के नाम पर या विकास के नाम पे, और एक तरफ तो ये किया जा रहा है और दूसरे तरफ वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और ये वृक्ष होना अपने आप में मनुष्य के लिए या पूरे सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। और ये अंधाधुंध दोहन होने के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो एक पूरे दुनिया में, तो वो सारा संतुलन बिगड़ गया है। और वो सिर्फ अब जो है सिर्फ वृक्षारोपण से शायद वो मामला सुलझ ना पाएगा। अगर वृक्षारोपण भी करें और जंगल कटाई जो हो रहा है बड़े पैमाने पर, दोनों के बीच एक संतुलन बनाना पड़ेगा और इस धरती को हरियाली से भरना पड़ेगा। तो एक तो ये, अभी हम लोग चूंकि आदिवासी समाज के साथ रहते हैं, तो जंगल को सिर्फ एक संसाधन के रूप में वो समाज या समाज काम करने वाले, सामाजिक काम करने वाले, वो जंगल को सिर्फ संसाधन के रूप में नहीं देखते हैं। तो वो अपने एक उसको धरोहर के रूप में देखते हैं। तो अगर एक छोटा सा उदाहरण दे करके हम इसको कह पाएं, अगर अपनी बात को, अपनी भावना को अगर पहुंचा पाएं, तो मधुपुर के इलाके में जब जंगल आंदोलन चल रहा था, तो वहां के लोगों से जो बात हुई, तो उनसे जब पूछा गया कि जंगल को आप किस रूप में देखते हैं, तो वहां के एक साथी ने एक घटना सुनाया कि जब हम बच्चा थे तो हम लोग गए थे स्नान करने के लिए, और मेरे दादाजी आए और थोड़ा उनको लगा कि मजाक किया जाए, तो हम लोगों को कपड़ा जो है लेकर के वो चले गए।
तब हम लोग जो है नंगे स्नान कर रहे थे, तो और दादाजी आए नहीं। तब हम लोग वहां से जंगल निकले और जंगल के पत्तों से अपना ड्रेस बनाए और फिर उसको पहन करके लोगों के पास आए। तो हमको लगा कि नहीं, जंगल जो है सिर्फ संसाधन नहीं है, हमारे इज्जत, आजीविका सबको के साथ ये जंगल जुड़ा हुआ है। बस अभी इतना ये कहना तो चाहिए। मूल हुआ आमोस प्रशांत टोकनो जी। जल जंगल की लड़ाई झारखंड लड़ता रहा है। झारखंड बना ही जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए। झारखंड बनने के बाद बहुत सारे विकास हुए, लंबी चौड़ी सड़कें बनी, लगभग हर जगह हर टोले तक सड़कों की पहुंच हो गई। कंक्रीट की सड़कें बनी, पीसीसी की सड़कें बनी, सड़कों से भर गया, अलकतरा की सड़कें बनी, बिल्डिंग्स बने, विभिन्न योजनाओं में, प्रधानमंत्री योजना में, इंदिरा गांधी आवास योजना में बिल्डिंग्स बने, फैक्ट्रीज बनी, विकास तो हुआ। यह विकास जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को कितना सस्टेन कर सकता है, कितना आगे ले जा सकता है, उसी में जुड़ा हुआ है कि अभी छोटे छोटे या कम उम्र के लोगों को हार्ट डिजीज हो रहा है, शुगर हो रहा है, कैंसर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे डिजीज जो आमतौर पर ओल्ड एज में हुआ करती थी या मध्य एज में हुआ करती थी, वो हो रही हैं। आप कारण क्या मानते हैं? जी, सबसे पहले तो ये जो जंगल का कटाव हो रहा है, इसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आम तौर पे देखें तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उन सब का निवारण जंगल ही करते हैं, जिसको अंततः वो ऑक्सीजन में बदल देते हैं। लेकिन जंगल जैसे जैसे कट रहे हैं, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ते जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम सोचते हैं कि बहुत ही छोटा टर्म है, अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है जी। इससे जो जंतु की बायोलॉजी है, इसमें बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इन जंतुओं में सारे व्यक्ति, पौधे और सारे जानवर सम्मिलित हैं। मैं आपको सारांश में 2 तरीके बताता हूँ जिससे ये मनुष्यों पे असर कर सकता है। पहला तो मनुष्यों पे सीधा असर करेगा कि जब तापमान बढ़ता है तो उससे जो पूरे शरीर की जो बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, वो सबों पे डायरेक्ट असर करेगा, सीधा असर करेगा, और जिससे बहुत सतह तक बीमारियां आ सकती है। जैसे कि अगर सतह जो त्वचा है उसके ऊपर गर्मी बढ़ती है तो बहुत सारे स्किन कैंसर होने की संभावनाएं हैं, स्किन मेलानोमा जिसे कहते हैं हम सब। इसके अलावा जो बहुत सारी दिल की बीमारियां हैं, वो उच्च रक्तचाप, ये सारी चीज़ें भी बढ़ सकती है, क्योंकि व्यक्ति जो है लगातार उच्च तापमान पे पड़ा हुआ है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि बहुत सारे जो अन्य जंतु है, वो उन पे जो बीमारियां हो रही थी, वो सारे भी मानवों में आ सकती है, जिसका हमने अभी कुछ समय पहले ही उदाहरण देखा, कोविड वायरस। जैसे कोविड वायरस साधारणतः ये इंसानों के लगने वाली बीमारी नहीं है, और इनको हम लोग जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। आज से अगर 30-35 साल पहले देखें तो ये बीमारियां बहुत ही कम मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये बीमारियां बढ़ते जाएगी, जिसका अगर हम लोग साइंस में कहें तो म्यूटेशन बढ़ते जाता है तापमान बढ़ने के कारण। तो भविष्य में ये बीमारियां जैसे पहले अफ्रीका में आती थी, चाइना में आई, वो दिन दूर नहीं है कि भारत में भी ऐसी कोई जूनोटिक बीमारी आ जाए, क्योंकि भारत में इतनी तेजी से वन का कटाव हो रहा है, जिससे ये रेट ऑफ म्यूटेशन तापमान बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा अग्रसर हो सकता है। और अगर भारत में ही कोई नई बीमारी आए तो ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही उन्नत संसाधन और लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। तो हमें हर हाल में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकना ही पड़ेगा, जिसके लिए झारखंड एक बहुत ही ज़रूरी राज्य है। अगर हम देखें तो झारखंड में कुल लगभग 25 से 30% क्षेत्र है वो वन है,
और अगर ये वनों का कटाव होते जाएगा तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का निवारण वो झारखंड नहीं कर पाएगा और सबसे पहला असर यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। थोड़ा सा मैं रुकूंगा और थोड़ा सा इनपुट डालना चाहूंगा। इनपुट ये कि झारखंड अकेले हमको झारखंडियों का ऑक्सीजन नहीं देता है, झारखंड पूरी दुनिया को देता है। इसलिए कि हवा जो है पूरी दुनिया का है नहीं। हवा अगर जंगल कट जाएंगे, जंगल नहीं रहेंगे, तो दिल्ली भी उतनी ही परेशान होगी जितने कि हम परेशान होंगे। दिल्ली को भी इस बात को समझना चाहिए, पटना और रांची को भी समझना चाहिए कि अगर सुदूर इलाके के जंगलों को खत्म होंगे, जंगल नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है और जो वनों का कटाव है पूरा दुनिया में चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग नया जो डेटा आया है उसके आधार पर देखें तो वनों की कटाव की गति झारखंड में पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा तीव्र हुई है। पहले केवल नगरीय क्षेत्रों में कटाव हो रहे थे उसके आसपास के, लेकिन आजकल देखते हैं कि बहुत सारे वनों को जला भी दिया जा रहा है। जलाने का मुख्य कारण है कि लोगों में अभी ये व्यक्ति विशेष समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कुछ महुआ अगर चुनना हुआ तो उसके लिए वनों को जलाना आवश्यक नहीं है। अगर वन जल जाएंगे तो उनसे बीज भी जल जाएंगे और फिर दोबारा से जंगल उतने नहीं बन पाएंगे जितने पहले थे। तो लोगों को जागरूक भी करना है कि और भी तरीके हैं जिससे हम लोग साथ में वनों के साथ मिलकर एक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। डॉली कृष्णन, पर्यावरण का मतलब है प्रकृति का आवरण। जो अभी शेखर जी ने कहा कि वो बच्चे नहा रहे थे, दादाजी कपड़ा उठा के लेके चले गए तो उन्होंने कपड़ा पहना उससे, तो ये प्रकृति का वस्त्र है। प्रकृति अगर नंगी हो जाएगी तो उसका क्या नुकसान हो सकता है वो देख ही रहे हैं, क्या लगातार चीजें बढ़ रही है। बिल्कुल। तो कुछ कारण और उन कारणों पर नियंत्रण, इसलिए कि विकास की जो थ्योरी है, विकास का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के मुताबिक सड़कें होंगी जी, कंक्रीट्स भी होंगे, बिल्कुल, गाड़ियां भी होगी, हवाई जहाज भी होंगे, सब चीजें होंगी। इनके साथ हमको चलना है, जीना है, जिसमें कि हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हो, वो नियंत्रित हो जाए। कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आशंकित कर रही हैं कि ब्रेन में प्लास्टिक हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, उसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर चीज के पीछे में एक बैलेंस होना चाहिए। एक बैलेंस पर्यावरण और साथ ही साथ जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, जहाँ कंक्रीट जंगल्स बन रहे हैं, जंगल और कंक्रीट जंगल, कहने का मतलब है कि बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो वो दोनों ही साथ साथ अगर हम लोग एक बैलेंस में लेके चलें तो बहुत ही फायदा होगा, समाज आगे बढ़ेगा। अगर आप देखें प्लास्टिक का निर्माण एक ये पहला ऐसा पॉलीमर बना था जो कि पूरा नॉन नेचुरल था, अननेचुरल पॉलीमर था, और जब तक भारत इसको वेलकम नहीं किया था, भारत ने जब तक इसका स्वागत नहीं किया था, तब तक भारत को विकासशील नहीं माना जाता था। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी जनसंख्या बहुत है और हमें प्लास्टिक बेचा गया और हम लोग इसको संभाल नहीं पाए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए भारत में बहुत सारी चीजें पहले से मौजूद थी, जंगल, जमीन, पहाड़, इससे हम लोग सारी चीजें निर्यात करते थे और सारी चीजें अपने काम की चीजें करते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होने लगा, उसी तरह हम लोग ने अपने मार्केट ओपन किए और हम लोग ने बहुत सारी चीजों को अपनाया, जैसे कि प्लास्टिक। हमने प्लास्टिक को मैनेज नहीं किया, जिसके कारण हमें तकलीफ हो रही है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो बहुत ही घातक हो सकता है आगे जाके। हम लोग ने 2016 में प्लास्टिक मैनेजमेंट एक्ट देखा, जिसमें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए सरकार ने मुहिम चलाई, उसको रोका गया। फिर भी प्लास्टिक को आप हर तरफ देखेंगे। आज आप सुबह उठे होंगे तो टूथब्रश आपने यूज किया होगा, हम लोग दातून यूज करना भूल गए हैं। वो टूथ क्या चीज का बना है? आप देखेंगे कि वो प्लास्टिक का है। आप बाल्टी जो यूज करते हैं, जो पहले स्टील की होती थी, अब वो प्लास्टिक ने उसका जगह ले लिया है। क्यों? सस्ता पड़ता है।
और इस तरह से अगर आप देखें, आज पूरे दिन में आपने कितने सारे प्लास्टिक के मटेरियल यूज किए, वो सारी चीजें हमारे डेली यूज में घुस चुकी है। चलिए ठीक है, इसको अगर हम लोग मैनेज भी करते हैं, प्लास्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक के मिसमैनेजमेंट से प्रॉब्लम है। प्लास्टिक के बिना जीवन मान नहीं सकते। एक बैकेलाइट बनाया था बेकलैंड ने, तो उन्होंने ये, इसके कारण हम लोग बहुत सारे, जैसे इनका कैमरा है, अभी हमारा कैमरा है, ये सारी चीजें हैं, वस्तु अगर आप इस रूम को ही देखें, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हैं। हम प्लास्टिक के बिना अपना जीवन अभी नहीं सोच सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? उसके मिसमैनेजमेंट से। तो इसको कंज्यूमर बिहेवियर को रोकना, उसको एकदम कम करने की आवश्यकता बहुत है। बड़े प्लास्टिक को आप चुन बीन के हटा सकते हैं, लेकिन उन सूक्ष्म प्लास्टिकों का क्या, जो कि बहुत टुकड़ों में हो जाते हैं। अगर आपने लेज खाया है या कुरकुरे खाया या चिप्स खाया है, नदी में फेंक दे रहे हैं, नाली में फेंक दे रहे हैं, वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में बदल जाते हैं, जिनको माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। उसे जानवर खा रहे हैं, मछलियां खा रही हैं, और भी जीव जंतु जो पानी में है वो खा रहे हैं, और सीधे हमारे प्लेट पे पहुंच रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना भारत चला रही है, जिसमें कि फिशरीज को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। उसमें क्वालिटी कंट्रोल भी आ रहा है। फूड इनसिक्योरिटी बढ़ते जा रही है, तो हम लोग को और भी चीजें चाहिए खाने पीने के लिए। अगर प्लास्टिक से भरा मछली अगर आप खाते हैं, तो प्लास्टिक हमारी आंतों में जा रही है, और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी आंत जो है उस सूक्ष्म प्लास्टिक को सोख ले रही है। सोखने के बाद वो हमारे रक्त में आ जा रही है, और रक्त से हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है। बहुत दुखद बात है कि एक गर्भवती माता के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए हैं 2 महीने पहले, और जो नवजात शिशु पैदा हुआ उसके भी पेट में, उसके भी ब्रेन में सूक्ष्म प्लास्टिक के कण मिले हैं। तो ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? जो बच्चा नवजात, जो दुनिया उसने देखी नहीं, उसने ये पॉलीमर को देख लिया, उससे उसकी ग्रोथ में बहुत तकलीफ हो सकती है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसमें एग्रेसिव बिहेवियर आ सकता है। बच्चियों में देखा गया है, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्यूट लंच बॉक्सेस मिलते हैं आजकल, और लोग गिफ्ट कर देते हैं बच्चों को। हम लोग सब जानते हैं कि प्लास्टिक जो है गलता है, गर्मी से गलता है, और फिर भी माताएं आज बहुत सुंदर प्लास्टिक के टिफिन बॉक्सेस में गर्म खाना परोसती हैं। उससे क्या होता है कि उस लंच बॉक्स के जो पहली परत है वो गल के भोजन में समा जा रही है, और वो बच्चा खा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे टॉय स्टोर्स में, जो खिलौने की दुकान होती है, उसमें लिखा रहता है 3+, 4+। कहने का मतलब है, हमारा जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, मार्केटिंग वर्ल्ड है, वो भी जानता है कि 3 साल से ऊपर के बच्चे या 4 साल के ऊपर के बच्चे ही इस खिलौने को खरीदें। उन्हें भी मालूम है कि प्लास्टिक जो है नुकसानदेह है, फिर भी पता नहीं हमारी समझ कहाँ जा रही है, हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझूंगी कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे उसका जो यूसेज है उसको कम कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर HS गुप्ता, ex-PCCF जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं आज मौसम के बदलते मिजाज पर। जी। ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया गर्म हो रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है गुस्से में कोई होता है तो गर्म हो जाता है, अरे बहुत गर्म हो रहा है, क्या गर्म हो रहा है इतना भाई, शांत हो जाओ। तो उसके गर्मी को शांत करने के लिए यह जरूरी झगड़ा नहीं है। झगड़ा होगा, सिर फुटबॉल होगा, फिर मारकाट होगी। दुनिया गर्म हो रही है तो पूरी दुनिया में भी यही होगा। तो ये दुनिया गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इतने लंबे समय तक की सेवा आपने दी है, अभी लगातार काम कर रहे हैं इस पर। क्यों गर्म हो रही है और इसको कैसे संतुलित किया जा सकता है? क्योंकि डेवलपमेंट का जो भी मॉडल है हमारे पास, उस मॉडल के अलावा जो मॉडल दिख रहा है वो इंडिजिनस मॉडल दिख रहा है, जिसको कोई स्वीकार्य नहीं है। हम मानते हैं कि वो सही है। जैसे हम वैशाली के गणतंत्र की जब बात करते हैं, लोग कहते हैं यूटोपिया है, इसलिए कि हम हरिश्चंद्र को अपने कोर्स बुक से हटा देंगे, इसलिए कि सच के चलते उसको बहुत कष्ट हुआ था सच बोलने के चलते। तो कोर्स से हटाने से बात बनती नहीं है। हम तो लिखते हैं हर जगह सत्यमेव जयते, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी सत्यमेव जयते।
तो सत्य को जो पर्यावरण है, जो प्रकृति का आवरण है, उसको हम खत्म कर रहे हैं और उससे पूरी दुनिया जो गर्म हो रही है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कारण क्या है? आपने बड़ा अच्छा एक बताया कि मौसम गर्म हो रहा है तो उसका एक व्यवहार पे भी बड़ा असर पड़ता है और लोगों में टॉलरेंस खत्म होती जा रही है। तो आपने बोला कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पूरा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे हमारे समुदाय, समाज, सभी लोगों में टॉलरेंस कम होती जा रही है और देखेंगे जो आपने कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े झंझट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो खैर ये एक अलग विषय है। आपने दूसरा बड़ा मूल प्रश्न पूछा जो आज के लिए बड़ा मौजूद है कि क्यों हो रहा है। तो अभी हम लोग बिल्कुल एक अंधे दौड़ में चले हुए हैं जिसको कह रहे हैं विकास। और उस विकास के क्रम में खास तौर से अगर हम देखें, संक्षेप में इसको बोलें, तो पिछली सदी में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, जब से वो शुरू हुआ तो सारे लोगों को लगा कि इंडस्ट्री बैठाएं और तरह तरह के हमारी जो अपेक्षाएं हैं लोगों को सुविधा दें। ठीक है, वो भी होनी चाहिए। तो उस कड़ी में कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए, बड़े बड़े देश, फिर दूसरे देश आए, यूरोप आए, अमेरिका आए, पहले आए, फिर हमारा हिंदुस्तान का भी नंबर है, हम लोग भी उसी में है। तो इसका पूरा जो हमारी पृथ्वी जो छोटी सी है, देखने को बड़ी सी लगती है लेकिन अब लगता है कि बड़ी छोटी सी और बड़ी सीमित सी है। और तो उसमें हमारी जो एक्टिविटी है, जो हम लोगों ने इस विकास के लिए हमने जो काम किए, फैक्ट्री बैठाई, रोड बनाए, बाकी सब किया, सब में हम ढेर सारी जो ऐसी गैसेस को छोड़ते हैं जो कि जो ग्रीन हाउस का असर करती हैं। तो संक्षेप में तो यही है। और उस ग्रीन हाउस की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे परिवेश में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमारी जो पृथ्वी की जो है गर्मी को मेंटेन करने की, तापमान को मेंटेन करने की जो ताकत है वो सीमित होती जा रही है। तो मूल प्रश्न है कि वो हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें विकास भी करना है और हमें अपना परिवेश भी अच्छा रखना है। तो ये हमारे लिए बड़ा कठिन प्रश्न है। लेकिन जब से 20-30 सालों में ये समझ में आया, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है और धीमे धीमे और भी समझ में आता जा रहा है कि नहीं साहब, यही साइंस इसके पीछे यही है, लेकिन किया क्या जाए। तो अलग अलग तरीके से बहुत से प्रयास हो रहे हैं, हर समाज के और विज्ञान के अलग अलग जो हमारे डायमेंशन है, विषय है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं खाली इस पर चूंकि वानिकी से या जंगलों से मैं कहना चाह रहा था, तो एक हमारे पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा, काफी अरसे से, हजारों लाखों सालों से अच्छा खासा इलाका जो है जंगलों से भरा रहता था। और वृक्ष जो हमारे ऐसे क्रीचर है या जो बायोलॉजिकल वो है जो कि काफी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और उस तरह की चीजों को सोखते हैं, तो एक प्राकृतिक मॉडरेटिंग एजेंट हुआ करते हैं। तो ये बात बड़ी महम है। इसको हम अब तो अब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे तरीके भी सोखें लेकिन अभी भी वो बहुत महंगा है। और जंगल को बचाए रखना खाली कार्बन सोखने के लिए तो एक अलग है, लेकिन जिस परिवेश की आपने चर्चा की, वो खासतौर से आज हम झारखंड में बैठे हुए हैं, तो हमारा तो नाम ही झारखंड है और जंगलों के बिना हमारा कल्चर, आजीविका, सारी चीजें उसी पे निर्भर है। तो हमें दोनों तरीके से देखना है कि हम जंगल को न केवल जलवायु परिवर्तन के लिए बचाएं, बल्कि हम उनको इस तरह से बचाएं कि हमारी जो है उनसे जो ढेर सारे फल फूल वो भी मिलते रहे, हमारे जो संस्कृति है वो भी बचे रहे। हमारे इतने तरह के यहाँ पे क्या बोलते हैं, त्योहार होते हैं, कर्मा से लेके और सरहुल से लेके सारे इन चीजों को, तो इन चीजों को करें और प्रयास करें तो शायद ये जो इस समस्या का जो है कुछ समाधान हम लोग को मिल सकता है। एक सवाल आपसे है, और पिछले वर्षों में जो आपके साथ यहाँ पर बीच बहस पे चर्चा होती रही है, उसमें हमने वो चर्चा की थी कि हमारे पास साहेबगंज में फॉसिल्स मौजूद हैं जी। उसको जिसको कि हम कहते हैं ये गंवार है इसलिए गांव का है, देशज है, उन आदिवासियों को यह बात समझ में आई इसको बचा के रखना है, तो देवता बना दिया उसको, फॉसिल्स को, जड़ को, पेड़ के जड़ को। 12,000 करोड़ साल पहले का जो मामला है, तो वो उसको बात समझ, जो अनपढ़ था। हम जो पढ़ लिख करके आए हैं, सारा ज्ञान हमारे पास है, हम हवा में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज से, रॉकेट से चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, तो हम पीपल की छांव में ठंडा खाने के बजाय एसी चला करके, एसी भी तो उसी ऑक्सीजन से बनेगा ठंडा तो वहीं से आएगा ना, वो जो हवा खींचता है वो तो वहीं से खींचता है ना। तो पीपल की छांव को भी जिंदा रखें, और जहां पीपल नहीं हो सकता है वहां एसी की व्यवस्था करें, ताकि ये पीपल जो जाकर के उसको मदद करे, उसके लिए ऑक्सीजन दे। इसका रास्ता क्या हो सकता है? सस्टेनेबल विज्ञान जो है वो राक्षस है।
विज्ञान बहुत अच्छी चीज, जो हम आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। कितना मजा आता है जब टाइप करते हैं क के साथ कई नाम आ जाते, कमल से लेके बहुत सारे नाम आ जाते हैं। हमको लिखना, स्पेलिंग भी बता देता है कि स्पेलिंग क्या होगा। लेकिन उसके होने से हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो ज्ञान है, वो जो खत्म हो रहा है, तो दोनों को संतुलित कैसे बनाएं? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसा भी नहीं कि मतलब इसका जवाब भी नहीं है। तो ये मनुष्य जो है ना, ज्ञान और जब साइंस के साथ इतना उसको लगता है कि साहब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर समय पे लगता है कि नहीं साहब, हमारा जो मूल है, हमारे जो मूल वो चीजें हैं, वो भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है, और उनके साथ हमको बैलेंस करके चलने की जरूरत है। तो इस सवाल का मैं जैसे जवाब बताऊं कि हम मान लिया कि हम विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना है कि हम ढेर सारा अन्न उगाएं, पैदावार करें। और मैं झारखंड की बात करता हूं, झारखंड में हम लोगों ने इस कड़ी में सारे इलाकों, हमें लगा कि पंजाब हरियाणा की तरह से हम गेहूं चावल ही उगाएं, और बहुत बाद में अब समझ में आने लगा है कि नहीं साहब जो है हमारे लिए जो है, हमारी जो देशज जो फसलें थी, और मैडम बता रही थी अभी कि मछली की बात करें या हमारा जो पशुपालन है पारंपरिक, वो सारी चीजें मिलाकर ही झारखंड के लिए एक सॉल्यूशन देती है। ये अब काफी लोगों को समझ में आ रही है, हमारे जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर झारखंड के लिए रेलेवेंट एग्रीकल्चर। और उसमें हम ये नहीं कह रहे, जंगल तो एक अपनी तरह से है, जंगल के अलावा जो आपने वृक्ष की बात कही, चाहे पीपल हो चाहे जिस तरह का वृक्ष है, वृक्ष एक अनूठा अपना ही है। तो मैंने जो कहा उस कहने में कि धर्म के बगैर विज्ञान जो है राक्षस हो जाएगा, हमने इसलिए कहा कि अपने यहाँ पीपल की पूजा है, बरगद की पूजा है, नीम की पूजा है, आम की शादी कराएंगे, आम के जो बना लेते हैं पक्षियों की शादी होती है जी, मेढकों की भी शादी कराएंगे मेढकों की शादी। तो ये सब जो है, इसके पीछे क्या सब था कि हमारे जो अज्ञानी लोग थे, मान लें कि हम लोग वो लोग अज्ञानी थे, हमें सारा ज्ञान हमारे पास है, इसलिए वो लोग ऐसा सब करते थे। अब उसकी शादी क्यों कराएंगे भाई? आदमी की शादी होगी, जानवर की शादी होगी। उसके साथ जो उनका विकास था, उन्होंने नदियों के नहीं होने पर कुएं खोदे, उनके कुएं तो नहीं सूखते थे, थोड़ा थोड़ा ही पानी पीक गर्मी भी मिल जाता था। हमने विकास किया, ढेर सारे स्विमिंग पूल बना दिए, हमने विकास किया, कारखानों को डाल दिया उसमें कचरे के साथ। तो तीनों के जिंदा रहे बगैर आदमी जिंदा रहेगा क्या? जल जंगल जमीन अगर जिंदा नहीं रहता है तो आदमी जिंदा रहेगा क्या? और उसके साथ आदमी को जिंदा रखने के लिए वो भी जिए, हम भी जिए। अब ये प्रश्न आपने जो बोला ना, विकास, अब विकास जो है हमारा जो है उस के साथ कि नहीं साहब हमें पूरा ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा मेरे पास विज्ञान की नॉलेज है। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने बोला तो उससे लग रहा है कि दुनिया बिल्कुल वो हो जाएगी। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो सामर्थ्य है, जो परिवेश का सामर्थ्य है, हमारे लोगों की सामर्थ्य है, जो हमारे वो खत्म ना हो, वो उसको हमें देख के चलना होगा। उसको अगर हम भूल जाएंगे और हम सिर्फ सोचेंगे कि सिर्फ हमें विकास करना है, तो बहुत दिक्कत में ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं, पड़े हैं, और आगे और भी दिक्कत होगी। शेखर, आपने एक जो बात कही कि जो देशज लोग थे, जो देशज ज्ञान था, तो वो अपने प्रकृति को बचाने के लिए वो कुछ न कुछ, मतलब एक उनके मान्यताओं में कुछ चीजें हैं। जैसे एक है कि आदिवासी समाज में जब जंगल में जाते हैं जड़ी बूटी लाने, तो उसमें से लोगों ने तय किया है कि सुबह जाएंगे। कई जगह है कि इतने बजे से इतने समय में ही उस जड़ी बूटी को उठाना है, और कई जगह है कि एकदम बिना वस्त्र के जाना है, कई जगह है। तो उसके पीछे वो जड़ी बूटी तो जो उसमें जो कुछ है गुणवत्ता, वो तो है ही, तो उसको, लेकिन उसको जंगल से निकालने का जो तरीका है, तो अगर हम सुबह अगर जाएंगे तो उसका एक समय है, उसी समय में उसको अगर निकालेंगे तो कोई आदमी कितना निकाल पाएगा? या बिना वस्त्र के जाएंगे, कोई देखे नहीं, तो मिनिमम समय में मिनिमम चीज को ही वहां से निकाल पाएंगे। लेकिन यही काम अगर कोई हर्बल औषधि बनाने वाला, कोई अगर फैक्ट्री है बनाने वाला या कोई कंपनी है, तो वो जाएगा तो उसके लिए तो वस्तु है, उस अपने ढंग से उसका दोहन करेगा।
तो ये मनुष्य जो है अपने जो परंपरागत जो संस्कृति है, जो तौर तरीका है जिंदगी को, तो उसमें एक संतुलन बना के एक रखा। लेकिन ये जो विकास का जो दौड़ आया, जिसमें हर चीज को सिर्फ उत्पाद मान लिया गया और उसका सब उपयोग जो है मनुष्य के लिए हो, मनुष्य से इतर किसी प्राणी के लिए नहीं सोचा गया, न धरती के लिए सोची गई। और ये जो धरती के लिए सोचा तब ना, धरती के लिए सोचा तब ना वृक्ष लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। क्या बोले? धरती के लिए सोचते हैं तभी तो वृक्षारोपण करते हैं ना। नहीं, धरती के लिए सोचे वृक्षारोपण, तो ये देखिए वृक्षारोपण एक उसको मैनेजमेंट के दृष्टि से देख रहे हैं कि कार्बन का सोखने का एक पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि कार्बन सोखेगा, ऑक्सीजन देगा, तो वो एक मैनेजमेंट की बात है। लेकिन परंपरागत जीवन में वो जंगल का जो उत्पादन, जंगल जो बनता था अपने नेचुरली, और उसके साथ मनुष्य जो जीता था, उसके लिए एक अलग से अभिक्रम करने की जरूरत नहीं थी। जो ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति, अरे तो उस समय ऑक्सीजन नहीं, ये क्या नाम है आपको, एसी नहीं था ना। हाँ, उस समय कार नहीं थी ना। आज के तारीख में भी जब मनुष्य इस स्टेज पर पहुंचा है कि हमने बहुत कुछ गड़बड़ किया इस प्रकृति के साथ, तब इको फ्रेंडली घर बनाए जा रहे हैं, कंक्रीट से बाहर जा रहे हैं, ऐसे प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं जो समय के साथ वो मिट्टी में मिल जाएगा। कोशिश की जा रही है कि हम जो एकदम जो अंधाधुंध विकास वाले रास्ते में जा रहे हैं, तो उसके लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशा जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लोग तलाश रहे हैं। और जैसे अभी एक हुआ कि खनन के कारण, कोयला खनन के कारण जो है एकदम जंगल का जो दोहन हो रहा है, तो वो अब तय किया गया है पूरे दुनिया के स्तर पर कि कोयले का उत्पादन नहीं करेंगे, कोयला पर बेस्ड जो है हम लोग ऊर्जा को नहीं देखेंगे। तो कोयला बंद अगर होगा तो कार्बन का संतुलन बन सकता है, जिसमें कोयला एक बड़ा कारक तत्व है। तो उससे निजात पाने के लिए पूरी दुनिया है, और भारत ने भी एग्रीमेंट किया है, उससे मुक्त होना चाह रहे हैं। तो कुछ प्रयोग और कुछ चिंतन और पॉलिसी के लेवल पे, कार्य के स्तर पे और नए जीवन शैली में इसको अडॉप्ट करके किया जा रहा है। ठीक है। ये आमोस प्रशांत टोपनो जी, आप जहां से आते हैं, जो ओरिजिन है आपका, और जहां पढ़ने गए आप जेएनयू, वहां से लौट करके आकर के आप काम कर रहे हैं। इस बीच पूरी उम्र में आपने मौसम में जो बदलाव देखे, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? जी, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, झारखंड मेरा जन्मस्थल है और यही मैं बड़ा हुआ, तो यहाँ मुझे जंगलों से बहुत लगाव, यहाँ नदी नाले सब कुछ मुझे बहुत पसंद। फिर जब मैंने दिल्ली जाके देखा तो मैं बहुत मिस करता था झारखंड के जंगलों को, बशर्ते वहाँ यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी की हालत आप सबको पता है अभी कैसी है। लेकिन अब जैसे वापस मैं झारखंड आके दोबारा झारखंड के लिए काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं देखा कि जो पहले जिस रास्ते से मैं गुजरता था वहाँ साफ तरफ हरियाली ही हरियाली थी, लेकिन अब अचानक से पेड़ वृक्ष बहुत कम हो गए। तो अब प्रगति भी बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट, क्योंकि लोगों को सारी सुविधाएं भी चाहिए, और साथ ही साथ जंगलों का बचाव भी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं भारत सरकार, झारखंड सरकार दोनों की प्रतिष्ठा करूंगा कि इन्होंने क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बहुत बढ़ावा दिया। खासकर जितने भी घर है उन सब में बढ़ावा दिया जा रहा है कि सोलर पैनल्स लगाया जाए, और उसके लिए सरकार भी सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है कि आप झारखंड में कहीं भी जाते हैं, ब्लॉक में एप्लीकेशन डालिएगा, आपको सब्सिडीज मिल जाएगी सोलर पैनल के लिए। इसके दो फायदे नजर आते हैं मुझे। पहला तो कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के कारण ये हम लोग के पूरी तरह से कार्बन का उत्सर्जन कम कर दे रहे हैं, और दूसरा फायदा इससे लोगों को ये है कि जैसे जैसे बिजली का उत्पादन महंगा हो रहा है, तो ये भविष्य में हो सकता है कि ये जो कार्बन, ये जो बिजली जो है हम लोग को कोयले से मिली है, बहुत महंगी हो। तो उसके अलावा अगर हम लोग अपने घर में सोलर पैनल्स लगाते हैं तो हम उस बिजली बिल से ही बच पाएंगे, और अगर अधिक गर्मी के कारण बिजली का उत्पादन अधिक हो रहा है तो उसको वापस हम लोग ग्रिड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे बाकी लोगों की भी आवश्यकता पूरी हो।
तो ये क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी जो सरकार बढ़ावा दे रही है, एक ये हो गया। दूसरा है बैटरी वाले गाड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा भी सब्सिडी मिल रही है, चाहे वो बैटरी वाली कारें हो या 2 पहिया वाहन हो, उन सबसे भी कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम हो रहा है और इसके लिए मैं सारी सरकार की तारीफ भी करूँगा। परंतु यहाँ पे मुख्य चैलेंज ये है कि इन सुविधाओं को, ये जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का महत्व सबों को बताना पड़ेगा और इससे सरकार को और ज़्यादा प्रोत्साहन करना है, बहुत सारे गांवों तक ले जाना इन चीज़ों को कि वहाँ पे क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे करके जंगलों का कटाव, जिससे कोयले का खनन, इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। डोली कृष्णन जी, एक तो हम समझना चाह रहे हैं, अगर 2 दृष्टि से, आपने जो पढ़ाई की है उस दृष्टि से भी, एक महिला होने के नाते भी, जी, तो चीजें जो बिगड़ गई हैं उनको फिर से वापस अपनी जगह लाने में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे चीजों को समझाया जा सकता है? पहले तो जागरूकता बहुत आवश्यक है और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज पढ़े लिखे लोग भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरफ चले जा रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगी, कोहड़ा हम लोग सब खाते थे, लेकिन आज कंज्यूमरिज्म और मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोहड़े के बीज भी पैकेट में डाल के 300 रुपये के 200 ग्राम बेचे जा रहे हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं। सैलड, ये सब फैंसी चीज़ें सीख के बच्चे जो हैं आजकल के टीनेजर्स स्पेशली, फ्लाक्स सीड, चिया सीड, ये सारी चीज़ें छींट करके खा रहे हैं, लेकिन उनको जबकि ये पता नहीं है कि ये सारी चीज़ हमारे पास नाली के पास भी उग जाती है। तो ये एक मार्केटिंग जो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो हमारे साथ कर रही है, वो चीज़ आजकल के युवाओं को समझाना होगा। सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट की बात करते, कार्बन फुटप्रिंट वो होती है जो भी मानव गतिविधि जो है उससे जो भी कार्बन हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो सबको काउंट किया जाता है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भारत को सुझाव दिया जा रहा है और ये एक विकास का नया पैरामीटर बन के सामने आया है। यूएन और हम लोग सब क्लाइमेट चेंज में ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी है। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पहला तो है कि कंज्यूमर बिहेवियर संभालना होगा, बच्चों को अवगत कराना होगा कि सिर्फ पैकेट में मिलने वाली चीज़ें ही आपको हेल्दी नहीं रखेंगी, वो आप अपने किचन गार्डन में भी बना सकते हैं। उनको कंपोस्ट की शिक्षा फिर से ओल्ड स्कूल की तरह उनको समझाना होगा कि आप किचन गार्डन को निर्मित करें, एक फन एक्टिविटी की तरह उनको स्कूल टाइम से ही ये सारी प्रोजेक्ट्स में अगर शिक्षक अब विद्यार्थियों को ये सारी प्रोजेक्ट दें तो उनकी समझ बढ़ेगी। तो ये एक उपाय हो सकता है। दूसरा है कि ऑब्वियसली पहले भी कहा गया है, बहुत सारे पर्यावरण के मुहिम चलाए हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, प्लास्टिक का कम उपयोग करो, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन कितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, एक चीज पर हम आना चाहेंगे, वो ये है कि देशज ज्ञान बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और मैंने जो कहा कि धर्म के बगैर विज्ञान जो है राक्षस हो जाएगा। धर्म में अगर आप देखते हैं तो शायद ही कोई जानवर हो जिसकी पूजा नहीं होती हो। धर्म में अगर आप देखेंगे तो सबसे निकृष्ट जिसको मानते हैं दूब, उसके बगैर कोई पूजा हो ही नहीं सकती है, नहीं। तो यह धर्म जो हमारे पास है, जिससे कि हम सब चीजों को लेकर के संतुलन बनाते हैं, अब सिर्फ रिचुअल रह गया है कि हमको भगवान की पूजा करनी है तो फोटो लगा दिया, वहां से दूब तोड़ करके लाया, दूब चढ़ा दिया, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी कहे दूब चढ़ाओ, दूब चढ़ा दिया। दूब के होने का महत्व कैसे जमीन को वो रक्षा करता है, कैसे जमीन का स्खलन नहीं होने देता, भूस्खलन नहीं होने देता है। पेड़ के होने सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो अगर हम फिर लौटते हैं अपने धर्म की तरफ लौटें और धर्म से चीजों को सीखने सिखाने की कोशिश करें कि नीम के पेड़ के नहीं काटने का, पीपल के पेड़ के नहीं काटने का, बरगद के होने का, सुअर के होने का, गिद्ध के होने का, गौरैया के गायब हो जाने का, मैना के गायब हो जाने का क्या फर्क पड़ सकता है? वाइल्ड लाइफ क्यों जरूरी है हमारे लिए? सिर्फ जंगल की सुरक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ जरूरी है
कि जंगल हमारे लिए, ये वाइल्ड लाइफ हमारे लिए, आदमी के लिए भी जरूरी है। इन चीजों की तरह अगर हम लौटें, जिसके बारे में एक्सपर्ट ने कहा कि प्लास्टिक जो है वो बच्चों के दिमाग में जा रहा है, आंत में जा रहा है, उसके रास्ते तो हैं अपने पास। जो है सब लोग ठोंगा रखे जोरा लेकर के जाए। तो हम दूब की पूजा सिर्फ पूजा के लिए दूब उखाड़ के ले जाते हैं, लेकिन दूब का महत्व क्या है ये नहीं समझते हैं। फिर से कौन समझाएगा? फिर से समझाने की जरूरत है क्या? नए सिरे से स्कूलों में पढ़ाई, नए सिरे से चीजों को ठीक करने की कोशिश। नहीं, हमें अपने जड़ों पे जाने की जरूरत तो है। हम विकास, मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरा पोता जो है वो पढ़ता है आपको इसमें क्या नाम है, प्ले स्कूल में। तो होली के समय में वो बहुत दुखी था, रोने लगा अचानक, बहुत मजे से खेल रहा था। बोल क्या हुआ? नहीं, मैम बोली थी कि पानी बर्बाद नहीं करना है, और तुम्हारे बाबा तो काम करते हैं ना पानी पर, पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो आज तो मैंने बहुत पानी बर्बाद किया, अब मैडम को मैं क्या बोलूंगा? तो यह अंदर कम्युनिकेट करना, यह जो कम्युनिकेशन है कि मैडम ने पता नहीं कैसे समझाया, आई डोंट नो, मैं उनके स्कूल में नहीं गया हूं, कैसे कम्युनिकेट किया कि छोटे बच्चों को पानी के बर्बादी का, अभी भी जैसे वो देखते नहीं पानी बर्बाद नहीं करना है, तो ये जो घुसता है, तो ये कम्युनिकेट करने का रास्ता कि दूब के होने का महत्व क्या है, क्यों दूब होना चाहिए, क्यों जंगल होने चाहिए, जंगल बचे, विकास के साथ साथ दोनों चीजें चलती रहे। हाँ, बड़ा बढ़िया आपने बताया। आपने धर्म की बात की। मैं धर्म तो बड़ी चीज हो जाती है, मैं सिर्फ एथिक और मॉरलिटी की भी बात करूं, उतने तक ही हम लोग सीमित रखें। पहले तो हमने अपना ध्येय बना रखा जो विकास का एक वो है, और पहले हम लोगों को ये समझ नहीं थी कि उस रास्ते में कितनी दिक्कतें आएंगी। अब रियलाइज होने लगा है, साल दर साल दशकों से ये रियलाइज होने लगा है कि ये रास्ता जो है बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो संसाधन है बड़े सीमित हैं। अब हमें अगर विकास करना है तो हमें बड़े संवेदनशील और बड़े डिसिप्लिन होके करना, अगर कुछ करना भी है तो बहुत संवेदनशील होके करना है। ठीक है, हमारा देश बड़ा पिछड़ा है, दूसरे यूरोप अमेरिका की तुलना में हम लोग भी अपेक्षा करते हैं, हमारी भी अपेक्षा है। हमारे यहाँ ज्ञान सीखने, बुद्ध का ज्ञान लेने यहाँ आते हैं, हम पिछड़े नहीं, हम लेकिन विश्व गुरु बनने वाले हैं। हम मटेरियल बात कर रहे हैं, मटेरियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मटेरियल जो डेवलपमेंट के जो हमारे पैमाने हैं उसकी तुलना में हमें लगता है, हम लोगों को लगता है कि शायद हम लोग बड़े पिछड़े हैं और हम लोग को उनकी बराबरी करनी चाहिए। लेकिन हम इस दौर में अब आगे बढ़ रहे हैं कि जहां पर वो पहले पहुंच चुके हैं, और हम लोगों को जब करते हैं तो हमारे पर प्रश्न उठाया जाता है कि आपसे करिए। लेकिन अब जो भी हम कर रहे हैं, चूंकि हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, तो हमें बहुत संवेदनशील होकर करना, हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश को कि हम जो भी करें बहुत संभल कर करें, रिस्पॉन्सिबल होकर करें। तो आपने बताया कि रास्ता क्या है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल होकर जो भी करना, चाहे खनन की बात हो रही है या जो भी हम बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, जिस भी बात करें, हमें बहुत संवेदनशील होकर, हमारे पास बहुत से बंदिशें लगनी चाहिए, लगेंगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी कर सकते हैं। एक चीज थोड़ा जोड़ना चाहेंगे, सॉरी माफ करेंगे आपका वो थोड़ा सा स्टेप करना था। हम जो फटा पैंट खरीदते हैं, उस पैंट को फाड़ने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वो जो नुकसान होता है, उसके बदले जिन लोगों के पास फटे पैंट है मांग कर जमा करें, उसी को बेच दिया करें। ये हमारी तो परंपरा रही है, हमारी तो ये परंपरा रही है। हम लोग खासतौर से हम 2-3 लोग जो है उस पीढ़ी के हैं कि हम लोगों ने कुछ सीमित जो कपड़ों में ही अपना पूरा समय गुजार दिया। और एक कपड़ा तब आता था, मेरे बाबा के पास 2 कुर्ता था जी। एक कुर्ता गांव के लोग मांग के ले जाते, शादी ब्याह जब फंक्शन में जाते थे, और एक कुर्ता वो अपने बदलते थे जी। वही कुर्ता चलता रहता था सालों भर। और इसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती, बहुत अच्छा समझा जाता था। आज हम तारीफ कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ करके ना, हमारे पास बहुत कपड़े हैं, चुनना मुश्किल हो जाता है क्या पहने। अरे तो इसको तो गांधी ने कहा कि प्रकृति ने हर किसी के लिए सब कुछ दिया है जी, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास कुछ नहीं है। सही बात। तो हम गांधी को पूजने के बजाय गांधी सीखते क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए। हम धर्म को धर्म से सीखते क्यों नहीं है? धर्म से सीखने की जरूरत है ना भाई। जब कोई प्रणाम करता है, ABCD XYZ, बच्चा प्रणाम करे या बड़ा प्रणाम करता है, हमारे हाथ अपने जुड़ जाते हैं जी। नहीं, जोहार कहता है तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं, आदाब कहता है तो ऐसे ही हाथ उड़ जाता है, उठता है ना भाई जी। तो ये रिलीजन जो हमको सिखाया, उस रिलीजन के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उससे हम प्रकृति को बचा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो खासतौर से हम जिस प्रायद्वीप में हैं, हमारे जो भी हमारे संप्रदाय हैं, धर्म या जो भी कहिए, हमारे सब में ये बात है कि हम इस बात को हम इसको कमोडिटी नहीं समझते रहे हैं। हम लोगों ने इसको समझा कि इसमें प्राण है, सबको हमने इज्जत दी, चाहे जो भी है हमारा जंगल हो। चलाते थे तो माँ कहती थी कि साइकिल थक गया होगा रहने तो उसको साइकिल को आराम करने। अभी बात हो रही थी कि हम जंगल जाते थे और उसमें अगर हम लकड़ी भी काटते तो लकड़हारा भी हमारा जो है काटने वाला भी वो सोच के जाता था कि पहले वो माफी मांगता था और मुझे बहुत जरूरत है तो मैं उतना ही काटूंगा कि जितना आप माफ कर दीजिएगा। तो वो बातें हमें आज शायद रिवाइव करने की जरूरत है। ये हम लोग को लगा कि जो विकास की दौड़ में हम लोगों ने समझा कि ये सब चीजें बड़ी हैं, इनको हमने कमतर वैल्यू दी और हमें लगा कि वो जो दूसरी जगहों की जो हमारी जो अवधारणाएं हैं जो वो हैं, उन्हें हमें लगा कि बहुत हमारे लिए बड़ी अच्छी है, रोल मॉडल है। अब समय है कि हमें इन पे गर्व करना चाहिए, जो हमारा रूट है उस पे गर्व करना चाहिए और उस पे जो रास्ते बताए हैं वो भी हमें आगे ले चलेंगे और अच्छे से ले चलेंगे। शेखर जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हमको लगता है कि मतलब उपभोक्ता तो बाद में आता है, उत्पादन करने वाली जो इकाइयां हैं वो तो सभी लाइसेंस्ड हैं, सरकार के बिना परमिशन का कोई भी चीज उत्पादन नहीं करते हैं। तो एक हमको लगता है कि वहां पर ही नियंत्रण अगर हो, रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करे उसको, हाँ, कि हम ऐसे उत्पादन को जितनी शर्तें दी जाती हैं ना, उतनी शर्तों को मनवाया जाता, हमको लगता है उससे भी बात बनने लगेगी। उत्खनन के पहले, उत्खनन के बाद आपको क्या करना है, उतनी शर्त भी अगर मनवा दी जाए तभी बहुत बात बनने लगी। तो अगर ये करते हैं तो हमको लगता है कि प्लास्टिक और कौन उत्पादन करता है, कौन पैकेजिंग करता है, तो जहां से किया जाता है आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। जनता के स्तर पर जागरूकता तो सेकेंडरी फेज है, हम वहां तक उन चीजों को जाने ही न दें। और एक ये कि जो मनुष्य की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो उत्पाद है उसको बनाया जाए। उत्पाद जो है मनुष्य के शेखर जी, हमारा समय खत्म हो रहा है, लास्ट बढ़ाए ऐसा नहीं। टोपनो जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग, देखिए हमें हर हाल में क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। डॉली कृष्णन, जो गैप है, जो रिलीजन और धर्म और पर्यावरण में बीच में जो हम लोग को हमें बताया गया कि हमको इस तरह से करना है, पेड़ को पूजना है, पशु को पूजना है, लेकिन क्यों पूजना है उसको समझने की मुझे लगता है आवश्यकता है। शिक्षकों को उस पर ध्यान देना चाहिए, कारण नई पीढ़ी को बताना चाहिए ताकि वो कारण को समझते हुए पर्यावरण की संरचना। पूरी दुनिया गर्म हो रही है और गर्म होने का नुकसान आप जानते हैं। कोई भी आदमी गर्म होता है तो क्या नुकसान होता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारकाट करता है, इसके अलावा धैर्य खत्म होता है। दुनिया गर्म हो रही है तो ताप बढ़ रहा है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया गर्म हो रही है, समुद्र गर्म हो रहा है, तो कई देश के डूब जाने का खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दुनिया गर्म नहीं हो, ये तमाम रिलीजन्स में, उसके ट्रेडिशन में सिखाया जाता है, सिखाया गया है। हम देशज ज्ञान के साथ साथ मौजूदा विकास को जोड़ करके और यह मान करके कि आदमी की जरूरतों के हिसाब से चीजों को पैदा किया जाए, हमको लगता है ग्लोबल वार्मिंग रोकने में कामयाबी मिलेगी शायद। मेरी जो समझ है और हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ आए उन लोगों ने जो बताया। बीच बहस में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार, जोहार।